हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का होता है। हमने सबसे पहले बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, लिविंग ग्रुप जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके जगह पे। इसी को क्या बोला था हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का था, SN1 और SN2। इसमें हमने डिफरेंस बताया था कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। SN1 में हमने बताया था कि SN1 में जो है लिविंग ग्रुप का सबसे पहले हट जाना, तब आके आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। यानी लिविंग ग्रुप सबसे पहले हटेगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन सा चार्ज लेके जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN2 में हमने बताया था कि लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। तो हमने बात करा कि इसमें जो है आपका दो स्टेप में, SN1 में दो स्टेप में रिएक्शन हुआ। पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, तब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हुआ। लेकिन SN2 में एक ही स्टेप में हुआ। उसके बाद हमने बताया था कि SN1 और SN2 में नाम क्यों पड़ा SN1, नाम क्यों पड़ा SN2। तो हमने बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी के आधार पे SN1 और SN2 रखा गया। फिर हमने बताया कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो रीअरेंजमेंट होगा, SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर हमने बात करी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो SN1 और SN2 को प्रभावित करता है। तो हमने देखा था कि इसमें चार ही चीज है, अल्काइल ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट है। चार ही का रोल है, तो चार ही प्रभावित करेगा SN1 या SN2 को। तो हमने चारों में देखा था। तो सबसे पहले देखा था कि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो उसमें हमने बात करा कि अल्काइल ग्रुप का जो नेचर होगा, तो हमने देखा कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। यानी आपका अल्काइल जो है डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो रेट ऑफ SN1 सबसे पहले होगा 3 डिग्री में, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ SN1 में। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 में बात करें तो इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा। तो सबसे कम क्राउडिंग होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे। फिर हमने बात करी कि लिविंग ग्रुप के बारे में। तो बताया हमने कि लिविंग ग्रुप ना ही SN1 को फेवर करेगा, पुअर लिविंग ग्रुप ना ही SN2 को फेवर करेगा। फिर हम बात की है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा। इन सारी बात हम पिछले ही क्लास में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि कौन SN1 रिएक्शन देगा, कौन SN2 रिएक्शन देगा। कुछ हम कंपाउंड लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन SN1 रिएक्शन देगा, कौन SN2 रिएक्शन देगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव SN1 और SN2। इस तरीके का क्वेश्चन आता है बहुत धड़ल्ले से। MS चौहान में भी देखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देखेंगे MS चौहान में इस तरीके का क्वेश्चन है कि कौन SN1 देगा। कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, पूछेगा आपका से कि कौन SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा। तो हम उसी के थ्रू सीखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव SN1 और SN2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव SN1 और SN2। जानना चाहते हैं कि कौन SN1 रिएक्शन देगा, कौन SN2 रिएक्शन देगा। जैसे हम एक कंपाउंड लिखते हैं, पहला CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ हम लिख देते हैं SN1, यहाँ लिख देते हैं SN2। एक कंपाउंड दूसरा लिखते हैं, Cl। देखते हैं इन तीनों में कि SN1 को फेवर करेगा या SN2 को फेवर करेगा। सबसे पहले हम इसमें बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl लिखा हुआ है। SN1 रिएक्शन है, तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Cl लिखा हुआ है। तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप हटता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देखें कि हटाते हैं लिविंग ग्रुप को। लिविंग ग्रुप हटाने के बाद क्या बच जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। अब देखते हैं कि जो कार्बोकेटायन बना है स्टेबल है या अनस्टेबल है।
यदि स्टेबल हुआ तब तो इसका फॉर्मेशन होगा, यदि अनस्टेबल फॉर्म में है तभी फॉर्म होना नहीं चाहेगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके जस्ट बगल में बैठा हुआ CH2 डबल बॉन्ड, इसका हाइब्रिडेशन की बात करें sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, और sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो बताइए खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इसको अनस्टेबलाइज करेगा। तो बताइए विनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल। अब बताइए हाईली अनस्टेबल है तो ये फॉर्म नहीं होगा, यानी SN1 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमने बताया है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ कार्बोकेटायन जैसे ही Cl लिखा हुआ था तो Cl लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से बाहर हुआ तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। यहाँ जो कार्बन पे प्लस चार्ज आया है वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम इसके साथ अटैच है, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम माइनस आई इफेक्ट शो करता है, हमने लिखाया था प्लस आई माइनस आई में, तो क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींच के इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो फॉर्म होना नहीं चाहेगा, यानी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड Cl, यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होने के लिए आएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसमें लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप का हटना, सबसे पहले लिविंग ग्रुप यहाँ से हट रहा है और कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ से अटैच होना चाह रहा है। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए OH माइनस। तो बताइए इसका हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया तो साथ साथ होगा, तो लिविंग ग्रुप हटेगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाके जुड़ना तो चाहेगा लेकिन जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH की बात करें तो खुद इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण, और जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास होने के कारण रिपल्सन क्रिएट होगा और एक दूसरे के साथ कभी भी कनेक्ट होना नहीं चाहेगा। यानी इसके केस में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें बैक साइड अटैक ही होगा, तो बताइए कि बैक साइड अटैक होगा क्योंकि जिधर से लिविंग ग्रुप जाएगा उधर से अटैक नहीं होगा, जिधर से लिविंग ग्रुप हटेगा उसके जस्ट अपोजिट तरीके से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो बताइए बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, खुद इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। हमने जब न्यूक्लियोफाइल को 3 कैटेगरी में बांटा था तो वहाँ पे हमने लिखा था कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। उसमें एक कैटेगरी था कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग पाई बॉन्ड, तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार कर रहा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डोनर है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होने के कारण। OH माइनस है तो निगेटिव चार्ज है, तो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यानी तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो रिपल्सन क्रिएट होगा, और रिपल्सन क्रिएट होने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहेगा, यानी ना ही SN1 रिएक्शन देगा ना ही SN2 रिएक्शन देगा। आइए इसको देखते हैं। पहला हमने सीखा, इसमें सीखने का जरूरत है क्योंकि MS चौहान में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप देखें कि क्वेश्चन को ध्यान से कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखें, अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि SN1 और SN2, कि SN1 देगा कि नहीं देगा, SN2 देगा कि नहीं देगा, तो करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले SN1 के लिए क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। दिमाग में बैठा लें कि SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तब न्यूक्लियोफाइल का जुड़ने या नहीं जुड़ने की बात होगा।
सबसे पहले कार्बोकेटायन बना के ही देख लें कि क्या स्टेबल कार्बोकेटायन है या अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। तो देखिए आपकी फिनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल। So it will not form. जस्ट वही बात है, फिनाइल कार्बोकेटायन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि sp2 कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो गया। कार्बोकेटायन का मतलब खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि sp2 माइनस इफेक्ट शो करता है। तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी sp2 फिनाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। तो क्या लिख देंगे कि SN1 यानी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे काट देने का मतलब है कि SN1 रिएक्शन नहीं दिया। SN2 में बात करें तो इसमें क्या होगा, फिर बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। तो बताइए इसमें तो और 3 पाई बॉन्ड है, कैसा व्यवहार करेगा। इसके पास खुद पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप हटेगा तब कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तब नहीं आके अटैक करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। इसके पास तो खुद 3 को पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तब पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसके पास खुद बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल को अपने में अटैक, अपने पर अटैक होने नहीं देगा, अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। यानी ना ही SN1 रिएक्शन देगा, ना ही SN2 रिएक्शन देगा। जस्ट सेम चीज लिखना है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियोफाइल। आइए हम तीसरा बात करते हैं। देखिए SN1 SN2, सबसे पहले SN1 क्या करें, तो करिए सर लिविंग ग्रुप को वहां से उड़ा दीजिए। हमने उड़ा दिया, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दिया। कितना डिग्री कार्बोकेटायन है सर, 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो स्टेबल है ही, क्योंकि हमने बताया था कि SN कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तब 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तब 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आप बैठाएं कि अच्छा कि रेट ऑफ SN1 में 3 डिग्री, रेट ऑफ SN1 की यदि बात करें तो 3 सबसे ज्यादा फेवर करेगा 3 डिग्री को, तब फेवर करेगा 2 डिग्री को, 1 डिग्री को फेवर नहीं के बराबर करेगा रेट ऑफ SN1। और रेट ऑफ SN2 की बात करें तो सबसे ज्यादा फेवर करेगा 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री के केस में SN2 रिएक्शन नहीं देगा। सबसे पहले इस बात को दिमाग में बैठाएं, क्योंकि आपको बताया था हमने कि SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, डिपेंड करता है क्राउडिंग पे। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा SN2 रिएक्शन उतना कम फेवर करेगा, क्योंकि क्राउडिंग जितना ज्यादा होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने नहीं जाएगा, क्योंकि रिपल्सन क्रिएट होगा। तो यानी क्राउडिंग सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे कम क्राउडिंग की बात करें यानी भीड़ भाड़ सबसे कम किस में होगा, 1 डिग्री में, क्योंकि एक ही कार्बन इससे अटैच होगा ना। फिर 2 डिग्री में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ किस में होगा, 3 डिग्री में। तो जनरली 3 डिग्री के केस में SN2 रिएक्शन फेवर नहीं करता, और 1 डिग्री के केस में जनरली SN1 रिएक्शन फेवर नहीं करता, क्योंकि 1 डिग्री जो है SN1 और रिएक्शन आपका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। सबसे ज्यादा स्टेबल तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री सबसे लास्ट में आता है। यानी इसमें तब 2 डिग्री कार्बोकेटायन है सर, यानी ये फेवर करेगा SN1 को, बिल्कुल फेवर करेगा। SN2 की बात करें तो SN2 को ही फेवर करेगा, क्योंकि 2 डिग्री के केस में SN1 भी होता है और 2 डिग्री के केस में SN2 भी होता है। आगे हम बात करेंगे। तो कोई ऐसा तो केस होगा सर कि 2 डिग्री के केस में SN2 को ही फेवर करता है या नहीं करता। अभी सबसे पहले देखें कि 2 डिग्री के केस में जनरली जो है SN1 भी फेवर करेगा और SN2 भी फेवर करेगा। और बात करें, अब इसके केस में देखते हैं कि SN1 रिएक्शन को फेवर करता है या SN2 रिएक्शन को फेवर करता है।
तो सबसे पहले SN1 की बात करें तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, लिविंग ग्रुप वहां से बाहर होगा और आके न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर करके देखते हैं कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने लिविंग ग्रुप को बाहर करा और यहां बना दिया कार्बोकेटायन। तो कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और भी हमने जस्ट देखा कि स्टेबिलिटी रेट ऑफ SN1 डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा SN1 रिएक्शन उतना ज्यादा फेवर करेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री यानी SN1 रिएक्शन को बिल्कुल फेवर करेगा। अब बात करें SN2 का, तो SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा SN2 का रेट उतना घटेगा। अभी हमने जस्ट बात किया था कि 3 डिग्री SN2 को फेवर नहीं करता, 1 डिग्री SN1 को फेवर नहीं करता, क्योंकि 3 डिग्री के केस में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण SN2 रिएक्शन उसको फेवर नहीं करेगा। लेस क्राउडेड को SN2 फेवर करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके केस में हम सीखते हैं कि SN1 को फेवर करेगा या SN2 को फेवर करेगा। देखिए इसके केस में सबसे पहले इसको क्या करें, इस 3 डायमेंशनल कंपाउंड को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ देखें, ध्यान से इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से देखिए। सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 5 1 6। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ 3 डायमेंशनल कंपाउंड है, इस तरीके से है, इस तरीके से Cl इसमें अटैच है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है। तो कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ जो Cl इसके साथ, यहाँ नीचे इसके कार्बन है, यहाँ जो Cl अटैच है इसके साथ इस तरीके से उठा हुआ है। यानी ऐसे लिखें, इस तरीके से कनेक्ट है इसमें, ओ यानी इस तरीके से Cl हो गया। इधर का कार्बन 1 2 1 2, इधर का कार्बन 1 2 1 2, बाकी एक ऊपर में एक ऊपर में एक नीचे में एक नीचे में, ऊपर वाले के साथ Cl हमने अटैच करा। आइए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6, और इधर बीच में यहाँ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ जस्ट उससे उठा हुआ है एक दूसरे के साथ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 1 6 और 6 1 यहाँ 7, इस तरीके से यहाँ कनेक्टेड है। तो हो गया 1 2 3 4 5 5 1 6 और 6 1 यहाँ 7, यानी इस तरीके से बनेगा इसी से। देखिए हमने उसी को इस तरीके से कर दिया है। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे SN1 में सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। Cl जैसे ही वहां से जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अभी देखते हैं कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल है या अनस्टेबल है। Cl जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप सबसे पहले बाहर होता है। तो Cl यहाँ से बाहर हुआ, जैसे ही Cl बाहर हुआ लिविंग ग्रुप निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा। तो बाहर होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो बना है वो स्टेबल या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ कार्बोकेटायन है, जो याद आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। टू साइकिल हैविंग मोर देन वन कॉमन पॉइंट इज नोन एज बाईसाइक्लो कंपाउंड।
दो साइकिल है, कॉमन पॉइंट एक से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। हमने पहले बात करा है नोमेनक्लेचर में, क्योंकि दो साइकिल है, एक साइकिल, दो साइकिल, कॉमन पॉइंट एक से ज्यादा है सर, एक दो तीन, तीनों जो है कार्बन ही कॉमन है दोनों के लिए, इधर वाले साइकिल के लिए भी, इधर वाले साइकिल के लिए भी। तो यानी मोर देन वन साइकिल हैविंग मोर देन वन कॉमन पॉइंट इज नोन एज बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमने बताया था कि, और यहाँ जो ऊपर और नीचे जो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ब्रिजहेड कार्बन, इसको भी क्या बोलते हैं, ब्रिजहेड कार्बन। जो दोनों साइकिल को मिलाने का काम करे, इस प्रकार के कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और हमने बताया था एक रूल, ब्रेड्स रूल। इन बाइसाइक्लो कंपाउंड sp2 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। हमने बात करा था कि इन बाइसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड पोजिशन पे कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होगा। ब्रेड्स रूल यही कहता था, हमने लिखाया था। इसलिए यहाँ पे तो हमने बनाया कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रिज हेड कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो गया, क्योंकि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। और नियम कहता है ब्रेड्स रूल की, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन ब्रिज हेड पोजिशन, यानी कभी भी SN1 रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। अब SN2 रिएक्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अच्छा कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है सर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इन हाईली क्राउडेड, सो SN2 रिएक्शन विल नॉट फेवर। यानी इसके केस में हमने देखा कि SN1 देगा कि कंपाउंड के बारे में हम पूछ रहे थे, जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड के बारे में हमको जानकारी लेना था कि SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा या SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो हमने देखा कि SN1 और SN2 की बात करें, SN1 और SN2 की बात करें तो SN1 को भी फेवर नहीं करेगा, ना ही SN2 को फेवर करेगा। क्योंकि SN1 को फेवर नहीं करने के पीछे रीजन है, क्योंकि Cl जैसे ही जाएगा लिविंग ग्रुप का हटना, तब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तब न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। लेकिन जो कार्बोकेटाइन बना है क्या वो स्टेबल है, तो हमने देखा कि स्टेबल क्या फॉर्म ही नहीं होगा, स्टेबल ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बोलता है कि sp2 हाइब्रिडेशन ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए SN1 को फेवर नहीं करेगा। SN2 की बात करें तो SN2 को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि SN2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है हाईली क्राउडेड होने के कारण SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखा, हम सीखे, इससे पता चला कि कौन SN1 को फेवर करेगा और कौन SN2 को फेवर करेगा। कुछ कुछ कंपाउंड को हमने देखा है, और हम आगे क्वेश्चन में हमको पता लगते रहेगा कि कौन SN1 को फेवर करेगा और कौन SN2 को फेवर करेगा। हम रिएक्शन के थ्रू जानेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शन में ही आपको पता लगाना होगा कि अच्छा इसमें SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा। हेडिंग में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, तो यहाँ से रिएक्शन का शुरुआत हुआ। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, इसमें एक लिखे पॉइंट, ईथर डू नॉट गो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसमें सबसे पहले हमने लिखा पहला पॉइंट में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में, ईथर डू नॉट अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी क्या कहना चाह रहा है, RO R- ईथर बना लिया हमने, इसका रिएक्शन हम कराते हैं OH माइनस H2O के साथ, तो लिखेंगे नो रिएक्शन। और यदि इसी का रिएक्शन करवाएं H प्लस H2O के साथ, तब बनेगा ROH। ROH अच्छा सॉरी एक और बचा हुआ प्लस R-OH।
यानी हमने देखा कि इथर जो है हम इस तरीके से NaOH आया है, OH माइनस आया है, NaOH और H2 ऐसे लिखे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इथर जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इथर डू नॉट अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी अल्कलाइन के साथ NaOH के साथ इस प्रकार का रिएक्शन नहीं देगा। यदि H प्लस H2 रहेगा तो रिएक्शन होगा ROH प्लस R-OH। जैसे हम देखते हैं रिएक्शन CH3O18 CH2 CH3, यदि लिखा हुआ रहेगा OH माइनस H2O तो लिखेंगे नो रिएक्शन। यदि इसी का लिखा हुआ रहे इसका रिएक्शन कराओ H प्लस H2O के साथ, तब इसका मैकेनिज्म पॉसिबल है, यानी इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब देखें इसका मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्शन करेगा। CH3O18 CH2 CH3 H प्लस H2, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का है, छठा का, छठे ग्रुप का है, 2 बॉन्ड बना चुका है, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4, यानी कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो हमने लिख दिया 2 लोन पेयर। लोन पेयर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो यहाँ पे H प्लस H2O लिखा हुआ है, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कमी किसके पास है, H प्लस के साथ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, जस्ट देने के बाद क्या हुआ, CH3O18 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो हमने इस पे लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। और CH2 CH3 CH2 CH3 हमने लिखा। अब यहाँ पे, अब यहीं पे समझने का बात है कि किसको फेवर करेगा, कौन किसको फेवर नहीं करेगा, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने का है। देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में सबसे पहले हमने देखा कि अल्कलाइन के साथ रिएक्शन नहीं देगा, NaOH H2O रहेगा तब रिएक्शन नहीं करेगा, H प्लस H2O रहेगा तब रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे हमने सीखा कि अच्छा H प्लस H2O लिखा हुआ रहेगा, इसका मैकेनिज्म हम जानते हैं, तो किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले देख रहे हैं कि ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है, रिएक्शन का शुरुआत कैसे करें, तो छठे ग्रुप का है तो 2 बॉन्ड बना चुका है सर, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 लोन पेयर दे दिया। हमको पता है कि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो कौन है, H प्लस H2 है, तो H प्लस उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे SN2 रिएक्शन करवाएं SN, क्योंकि अब यहाँ पे जो H2O है वो आके अटैक करने वाला है, क्योंकि H2O जो है खुद उसके पास 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो खुद उसके पास 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब आके अटैक तो करेगा, लेकिन किस रिएक्शन को फेवर करेगा, SN1 को फेवर करेगा या SN2 को फेवर करेगा। तो यह हम देखते हैं कि यदि ऑक्सीजन पर है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना नहीं चाहेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा, यानी तो इधर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, यानी तो इधर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर वाले से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, इधर वाले से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। लेकिन देखें कि इधर वाले से यदि खींचेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3 पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। इधर वाले से खींचेगा तो क्या होगा, CH3 पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब दोनों क्या है सर, इधर भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इधर भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, क्योंकि जितना कम क्राउडिंग होगा SN2 का रेट उतना ज्यादा होगा, और SN2 रिएक्शन हमेशा फेवर करेगा लेस क्राउडेड को, तो यानी 1 डिग्री। अब लेस क्राउडेड में भी सबसे कम क्राउडेड किसमें है सर, इसमें इसके साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सर, इसमें इसके साथ 2 हाइड्रोजन के अलावा एक CH3 जुड़ा हुआ है, यानी इसमें क्राउडिंग ज्यादा है, इसमें क्राउडिंग कम है, यानी इसमें अटैक जो है करेगा
तो अटैक जो है इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इधर से खींच ले, और जब भी जाकर अटैक करेगा तो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन लेके भी जा रहा है और H2O जाके अटैक हो रहा है, क्योंकि किस रिएक्शन को फेवर कर रहा है? SN2 रिएक्शन को। और SN2 रिएक्शन में कहता है कि लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है। यहाँ पे हम आपको दिखाए कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? यदि इधर वाले सबसे पहले हमने देखा कि SN2 को फेवर करेगा या SN1 को फेवर करेगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इधर भी कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इधर भी कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो दोनों तरफ तो 1 डिग्री है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर हुआ कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यानी 1 डिग्री कार्बोकेटायन फेवर करता है SN1 रिएक्शन को, यहाँ तक सॉरी SN2 रिएक्शन को, क्योंकि लेस क्राउडेड है तो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन लेस क्राउडेड वाले को फेवर करता है। तो कंफ्यूजन सबसे पहले दूर हो गया। अब दूसरा कंफ्यूजन था कि इधर भी तो 1 डिग्री है सर, इधर भी 1 डिग्री है, तो किधर से इलेक्ट्रॉन को खींचे? तो उधर से खींचेगा जिधर क्राउडिंग कम होगा। तो इधर यदि इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर लेके जाएगा तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन के अलावा 3 CH3 है, तो इधर क्राउडिंग ज्यादा है, इधर क्राउडिंग कम है, होना है SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन फेवर करता है लेस क्राउडेड वाले को। तो हो गया। अभी जाके इसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि इसका हटना, लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है SN2 रिएक्शन में, और ये फेवर कर रहा है रिएक्शन SN2 को, इसलिए लिविंग ग्रुप हटेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। अब क्या हो जाएगा देखें, CH3OH, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, प्लस इधर कौन बच गया? OH, CH2 और CH3। पहले ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था? प्लस, ले लिया इलेक्ट्रॉन तो हो गया माइनस, हो गया न्यूट्रल। OH, O18 हम लिख देते हैं, OH, CH2 और CH3। इधर वाले में क्या हुआ? पहले CH3, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा? CH3OH। यहाँ से कौन बाहर निकल गया? माइनस H प्लस, और प्लस कौन बाहर निकल गया? CH2 CH3O18H बन गया प्रोडक्ट। हमने अभी जस्ट बात किया था कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन यदि H प्लस H2 रहेगा तो रिएक्शन देगा, और क्या बनेगा? ROH प्लस R-OH, तो बन गया ROH प्लस R-OH, यानी 2 डिफरेंट तरीके का चीज तो बना ना। यहाँ CH3OH प्लस CH3 CH2O18H प्रोडक्ट बना। नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, OH प्लस CH3 CH2O18H। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका और सारी रिएक्शन का, इसका और सारा रिएक्शन बचा हुआ है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर के बाद इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 पीरियड और लगेगा, 2 लेक्चर और लगेगा इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्योंकि बहुत सारा पार्ट इसका बचा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लगभग हेलोल्किन सेल्यूरिन्स का भी रिएक्शन है, अल्कोहल फिनोल ईथर का भी रिएक्शन है। तो रिएक्शन सारे इसमें जितने भी हैं, जिस चैप्टर के भी रिएक्शन है सारे इसमें एक साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जितना भी सारा रिएक्शन होगा सब एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो 1 से 2 पीरियड इसमें और लगेगा। थैंक यू, बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और पीछे से आपका क्लास जो है काफ़ी दिन बीच में गैप हो गया, तो पीछे आप थोड़ा कॉपी को पढ़ें, जो भी कन्फ्यूजन दूर होगा वो ऑफलाइन क्लास में ही आपका दूर हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो कन्फ्यूजन आपका दूर होगा नहीं। तो आप वहाँ पे टिक लगाते जाएं, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा हम सारे को क्लियर कर देंगे, या जिस भी आप क्वेश्चन वगैरह जो भी जहाँ डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।